हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल को एकदम बेहतर तरीके से पहले समझते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम इसको समझेंगे तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अगर वैदिक काल की बात करें, यानी कि पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें, तो उस समय प्रशासनिक या शासन में जन नाम से प्रसिद्ध था। जन, अगर ये बात यहाँ पे किया जाए तो ये हो जाएगा आपका जन। ये उस समय की घटना थी जिस समय आर्यों का आगमन हुआ था, और आर्यों के आगमन के बाद जो प्रशासन व्यवस्था का जो ढांचा था उस समय की बात थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तब उस समय हो जाता है जनपद, यही बदल करके हो जाता है जनपद। और जब जनपद, यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद, यानी कि जब इसका पतन हो जाता है और बहुत सारे जो जनपद होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जब लोहा की खोज हुई तो लोहा की खोज ने क्या किया था? लोहा की खोज ने क्रांति कर दिया था। क्रांति कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन। क्रांति जैसे कहने का मतलब कि लोहा की खोज ने क्या कर दिया? एक क्रांति पैदा कर दिया। कहने का मतलब है कि इस लोहे की खोज ने एक तरफ तो कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा योगदान यानी कि राजा और महाराजाओं के प्रशासन में और उनके साम्राज्य विस्तार में दिया। वो कैसे? क्योंकि लोहा की प्राप्ति जब हो गई तो लोगों ने सबसे ज़्यादा हथियार बनाए। इसका प्रयोग युद्ध में भी किया और इसका प्रयोग कृषि में भी किया गया, और दोनों उस समय बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है महाजनपद। महाजनपद, और महाजनपद के बाद अगर बात करें तो जो 16 महाजनपद को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, 16 महाजनपद को जो हम पढ़ने वाले हैं, इसी 16 महाजनपदों को चंद्रगुप्त मौर्य की समय की अगर बात किया जाए, मौर्य साम्राज्य की अगर बात किया जाए, तो सभी को जीत करके अखंड भारत का निर्माण करता है। इसको देश के नाम से जानते हैं, राज्य के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसका ढांचा तैयार होता है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजनपद हम लोग पढ़ने वाले हैं, और 16 महाजनपद की जो बात हम लोग करते हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि जब आप भारत का, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आप देखेंगे ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश और ये हो गया बिहार। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के, ये देखेंगे यहाँ पे जो इसका साइड जो दिखता है, यहाँ पे साइड जो दिखता है ये हो जाएगा इसका पूरब का क्षेत्र। और बिहार की अगर बात करें तो ये हो गया पश्चिम के क्षेत्र में ही यहाँ पे बहुत सारे जो महाजनपद है वो डेवलप हुए थे। तो ये सबसे पहले हम इसको समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये बात हुआ कि यहाँ पे लोहा की खोज हो गई थी। लोहा की खोज, देखिए, लोहा की खोज ने एक क्रांति पैदा किया, और क्रांति के बाद ही अमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। जैसे में कहा जाता है कि जहाँ पे सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट कर जाती है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट यानी कि कहने का मतलब है जहाँ धान होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रजनन होता है, उसका संबंध सेक्स से है। यानी कि आप देखिएगा पूरी दुनिया में अगर जहाँ भी सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है वहाँ जनसंख्या में क्रांति आती ही है। जैसे में विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर विश्व में सबसे ज़्यादा अगर चावल के उत्पादन की बात किया जाए
तो हो जाएगा चाइना। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, चाइना का है। उसके बाद द्वितीय स्थान चावल के उत्पादन में अगर देखें तो स्थान किसका आता है, भारत का। और पूरी दुनिया में द्वितीय स्थान किसका है जनसंख्या में, भारत का। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब लोहा की खोज हुई तो उस समय जो कबीलाई समाज था एक पारंपरिक समाज में जी रहा था, और ये कबीलाई समाज में ये लोहा की खोज ने क्या कर दिया, दरार पैदा कर दिया, दरार पैदा कर दिया। और इसी दरार ने लोगों के महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। यानी कि कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भावना जो थी वो डेवलप होने लगी। और क्षेत्रीय भावना ने, अब यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीय भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ। चीज़ें समझने से एकदम समझिए कि सटीक के यहाँ पे बन जाएगा। और कहा जाता है कि जब क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ तो बहुत सारे नगरों का धीरे धीरे क्या हुआ, निर्माण होने लगा। और इसी निर्माण के परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि बहुत सारे महाजनपद यहाँ पे डेवलप हो गए। यानी कि गंगा नदी के जो तट वाला क्षेत्र जिसको हम लोग देखते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, जिसको टेराकोटा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं तो मिलेगा कि इस समय यानी कि बुद्ध के जीवन के समय में, अगर यहाँ पे बात करें बुद्ध के जीवन के समय में कितने महाजनपद की चर्चा मिलती है, 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, 16 महाजनपद की चर्चा। और यहाँ पे पता है ये 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अगर बौद्ध ग्रंथों की बात करें यहाँ पे, अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा एक होता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और इसमें दूसरा भी आता है, एक है महावंश, महावंश। और फिर आप कहेंगे कि एक और भी है जिसका नाम है दीपवंश। एक्चुअली ये महावंश और दीपवंश ये श्रीलंका के इतिहास का वर्णन करता है। लेकिन अगर महाजनपदों की बात कर दिया जाए तो अंगुत्तर निकाय और ये क्या है, मतलब बौद्ध ग्रंथों के महावंश में ही इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो देखेंगे यहाँ पे एक जैन ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये सब पूछा जाता है, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। और एक और भी ग्रंथ है जो दक्षिण भारत में मिलेगा आपको, जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, जिसका नाम है यहाँ पे शिल्पाधिकारम। देखिए इसके लेखक का नाम ही बड़ा प्यारा है। इसके लेखक का नाम अगर देखा जाए तो इस लेखक का नाम है इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, आदिगल। और इसमें भी महाजनपद का क्या होता है, उल्लेख मिलता है। और इसमें मगध, वत्स और अवंती का वर्णन है, मगध, वत्स और अवंती का वर्णन है। यानी कि ये 3 महाजनपद की चर्चा शिल्पाधिकार में भी देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने बौद्ध ग्रंथ भी देखा, जैन ग्रंथ में भी देखा जिसमें महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। हम आपको बताएंगे सारे महाजनपद किस राज्यों में और किस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा महाजनपद का मतलब प्रभाव ज़्यादा हो गया, कौन सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद हुआ और शक्तिशाली होने का कारण क्या था, है ना। ये सारा चीज़ें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर बात करा जाए यहाँ पे तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और भी चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ और भी है कि जब हम 16 महाजनपद की बात करते हैं, 16 महाजनपद की, तो एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, इसमें जो 14 जो महाजनपद है, 14
महाजनपद ये है राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक देखिएगा, उस समय मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का पसंद राजतंत्रात्मक रहा होगा। उस समय यही वजह है कि सबसे ज़्यादा संख्या यानी 14 संख्या महाजनपदों का जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था और पद्धति पर ये निर्भर करता है। और जो 2 यहाँ पे महाजनपदों का वर्णन जो किया जाता है महाजनपद का, इसमें जो व्यवस्था धारण किया गया है वो है गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक एक का नाम है, 2 की मैंने अगर चर्चा कर दिया तो एक का नाम है वज्जी, एक का नाम है वज्जी और दूसरे का नाम है मल। ये गौतम बुद्ध के समय में कहते हैं कि यहाँ पे 10 गणराज्य थे, यानी कि 8 में वज्जी में 8 थे, 8 गणतंत्र छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो थे, और मल में 2 हो गए थे, 2। देखिएगा, मेरे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था, बीपीएससी के इंटरव्यू मेरा हो रहा था, तो उससे पूछा कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्रात्मक मतलब जो राज्य है उसके बारे में बताइए। थोड़ा देर के लिए हम मिस कर गए, क्योंकि अचानक क्या होता है ना कि अगर शिकारी शिकार करने जाए और अचानक शिकार सामने आ जाए तो घबरा जाता है। यही वाली बात हो गई थी, अचानक ये थोड़ा सा लगा कि तब मैंने यहाँ पे बताया था वैशाली को, तब मैंने यहाँ पे वैशाली को बताया था। ठीक है, ये 16 महाजनपद हो गए जिसमें आपको चर्चा मतलब यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखा जाएगा, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था। बाद में मगध तो हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल की बात उस समय की बात है जो इसका प्रारंभिक स्टेज था। तो सबसे अगर बड़ा की बात किया जाए और शक्तिशाली की बात किया जाए, मैंने कहा शक्तिशाली की, तो यहाँ पे हो जाएगा वैशाली, वैशाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर देखा जाता है कि यहाँ 4 शक्तिशाली, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अगर महाजनपद का अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है कि 4 जो शक्तिशाली जो महाजनपद थे, 4 शक्तिशाली जो महाजनपद थे, शक्तिशाली, तो सबसे पहला जो नाम आता है ना, सबसे पहला जो नाम आता है वो है आपका मगध का। ठीक है, सबसे पहला जो नाम आता है वो आपका मगध का हो गया, और दूसरा नाम आता है वत्स का, दूसरा नाम आता है वत्स का, और तीसरा नाम आता है किसका, कौशल का, तीसरा नाम आता है कौशल का, और चौथा नाम आता है वो है अवंती का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जब मगध सभी पे कंट्रोल कर लेता है धीरे धीरे। जब मगध की उत्थान पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि मगध की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी बिल्कुल इसके अनुकूल थी। पूरे अखंड भारत पे यानी कि अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वो सारी चीज़ें दे रहा था मगध को, और मगध के सम्राटों ने मतलब समझिए कि इतने योग्य सम्राट यहाँ पे बने कि मगध को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। तो 4 शक्तिशाली जो महाजनपद की हम लोगों ने यहाँ पे बात किया महाजनपद की, उसमें सबसे मगध नंबर 1 पे आता है, वत्स दूसरा पे, और कौशल तीसरा पे, और अवंती चौथा पे अब आता है। अब देखते हैं हम लोग महाजनपद, और महाजनपद की जो राजधानी है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिएगा, पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा महाजनपदों की संख्या कहाँ पे है, किस राज्यों में महाजनपदों की सर्वाधिक संख्या है। तो सर्वाधिक संख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय स्थान की अगर बात किया जाए तो बिहार में 3 महाजनपद है। बिहार की बात किया जाए तो 3 महाजनपद हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में 2 महाजनपद है। अगर यहाँ पे बात किया जाए पाकिस्तान में तो यहाँ पे 2 महाजनपद हैं। बाकी हर जगह जैसे आप मानते हैं, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे और जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो एक एक आपको महाजनपद मिलेगा।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हमने कहा कि 7 महाजनपद है, ठीक है। तो पहला महाजनपद की बात करें यहाँ पे तो सूरसेन है। सूरसेन का राजधानी कहाँ पे है? मथुरा में, ठीक है। सूरसेन, इसको याद करेंगे क्योंकि राज्य और राजधानी बार बार पूछा जाता है। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है और बाद में फिर हम लोग इसको पढ़ाएंगे। इसके बाद ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं मगध के उत्थान। मगध में जो हर्यक वंश है, ये सारे जो वंश इस पे राज्य करते हैं, हम इसको आज ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग मौर्य पढ़ेंगे और इसको टोटल प्राचीन भारत का इतिहास हम आपको करा देंगे। मेडिवल इंडिया चल रहा है उसको भी हम टोटल करा देंगे और जो मॉडर्न इंडिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से करा देंगे। पहले इसको हम लोग समाप्त कर देते हैं क्योंकि बीपीएससी के लिए और दारोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखते इसका लेवल धीरे धीरे क्या है ना कि इधर अब पीछे की तरह आ रहा है, इसको भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो इसको एकदम बेहतर तरीके से समझा के हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद देखिएगा सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा है। इसको याद रखेंगे, सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन मथुरा ऐसे। उसके बाद यही उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो पंचाल है। पंचाल की राजधानी है अहिछत्र और काम्पिल, ठीक है। पंचाल की राजधानी कहाँ पे है? अहिछत्र और काम्पिल है। यह फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं का क्षेत्र जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम आप देंगे ना तो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। और जब बिहार की बात आती है और बिहार की बात आती है कि बिहार में आपको कंपटीशन लेवल पे जैसे बिहार का अगर पढ़ना है महाजनपद तो सीधे 3 महाजनपद आपको मिलेगा यहाँ पे, इसी को पढ़ लीजिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा कहाँ से जाता है? दक्षिण भारत में कौन सा है? दक्षिण भारत में मात्र एक ही महाजनपद है, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 2 महाजनपद है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1 महाजनपद है और हरियाणा की बात करें तो 1 है और राजस्थान में 1 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो तीसरा इसका कौशल इसका महाजनपद है और इसका राजधानी है कहाँ? श्रावस्ती। श्रावस्ती इसका राजधानी है। कौशल का राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती राजधानी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में मल की राजधानी है कुशावती बोलिए या कुशीनारा बोलिए। यह देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र है। यहीं पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक चुंद नामक एक समझिए कि शिष्य था गौतम बुद्ध का। उस व्यक्ति ने आमंत्रित किया, अपने जीवन के अंतिम क्षण में उस व्यक्ति को भोजन पे आमंत्रित किया और उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को शुकर का यानी कि सुअर का मीट खिलाया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि उदर रोग हो गए और यही कारण हुआ महात्मा गांधी नहीं, गौतम बुद्ध के मृत्यु का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा महाजनपद है वो है काशी और काशी की राजधानी है वाराणसी। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में और काशी की जो बात किया जाए ना तो काशी का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर अध्यात्म के क्षेत्र में देखा जाए तो काशी बहुत ही अपना एक अलग पहचान बनाती है। अगर मानते हैं कि आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए और अध्यात्म में कुछ चाहते हैं सीखने के लिए तो ज़रूर एक बार जाकर के घूमना चाहिए। ताकि ये यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, धर्म कुछ मतलब देखिए धर्म सिर्फ बर्बाद करने का काम करता है, धर्म लोगों को अफिमची बनाने का काम करता है। आप धर्म से उठ करके आप अध्यात्म की तरफ जाइए, जहाँ से आपकी चेतना का विकास होगा, वहाँ पे जाइएगा। और इस उद्देश्य से अगर जाते हैं काशी बनारस में तो आपको फ़ायदा होगा। उसको धर्म से जोड़ के कभी मत देखिए, क्योंकि धर्म आदमी को क्या कर देता है, मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बनाता है। खास करके छोड़िए वो बात की बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मिट गया है ये आपको मिलेगा वत्स का राजधानी यहाँ पे मिलेगा आपको कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ पे है? इलाहाबाद में, प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चेदी हो गया और चेदी का राजधानी यहाँ पे देखिए शक्तिमती लिखा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में ही मिलता है, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए। 7 महाजनपद आपको याद रहना चाहिए, यूपी में है। उसके बाद 3 जो महाजनपद की बात कर रहे हैं ये बहुत ही भिवियाई है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे अगर बिहार की यहाँ बात करें तो 3 महाजनपद आपको मिलेगा, एक वजी मिलेगा, एक अंग मिलेगा और एक मगध मिलेगा। अब देखिएगा जब हमारे बिहार का मैप आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर और एक दक्षिण में। तो उत्तरी में
एक महाजनपद मिलेगा। देखिए यहाँ से अगर बात करें यहाँ पे तो वो हो जाएगा उत्तर, यानी कि गंगा के उत्तर में जाएंगे तो एक महाजनपद मिलेगा जिसका नाम है वज्जी, और वज्जी का राजधानी है वैशाली। और वैशाली में एक गणिका थी जिसका नाम था आम्रपाली, वो बहुत ही फेमस हो गई। और आम्रपाली के चक्कर में बिंबिसार और उसके पुत्र भी लट्टू हो गए थे, और इसके वजह से बहुत सारा आपको बवाल मिला। इसको कहानी हम सुनाएंगे आपको जब मगध का उत्थान होगा और जब बृहदत्त वंश की जो स्थापना होती है, इसके बाद हम जो इसको पढ़ाएंगे उसमें हम सुना देंगे आपको स्टोरी। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है, जब दक्षिण यानी कि गंगा के दक्षिण की बात किया जाए, ठीक है। और देखिए वज्जी जो है ना, इसका राजधानी वैशाली है, इसका विदेह है मिथिला यानी कि मुजफ्फरपुर दरभंगा का जो क्षेत्र है ना, वो सारे क्षेत्र थे उस समय में। और ये जो हम वज्जी हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये वैशाली का क्षेत्र है और ये गणतंत्रात्मक सिद्धांतों पे आधारित है। उसके बाद हम बात करें गंगा के दक्षिण में, तो एक आपको मिलेगा अंग जिसका राजधानी है चंपा, और अभी आप भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए चंपा जो है मगध और अंग के बीच में एक नदी था जो बह रही थी, उसी के नाम पर इसका राजधानी का नाम चंपा पड़ा। और कहा जाता है कि बिंबिसार ने इसको क्या किया था, इस अंग को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब नेक्स्ट जो है, जो आप पटना में हैं, अगर पटना में हैं तो उस समय में इसी को राजधानी बनाया गया था, यानी कि इसका राजधानी था राजगृह। देखिए पटना राजगृह इसका राजधानी था मगध का, नहीं दिख रहा होगा लिख देते हैं, मगध का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यूपी कर लिया और बिहार कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र, अभी वर्तमान में अगर देखेंगे ना तो ये सारा जो क्षेत्र आ जाएगा जम्मू कश्मीर का ही होगा, अब ये वाला आएगा। इसका जो महाजनपद है उसका नाम है कंबोज, ठीक है, जिसका राजधानी क्या है, हाटक। याद रहना चाहिए कंबोज का राजधानी कहाँ है, हाटक। कंबोज का राजधानी हाटक, इस तरह से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरियाणा का क्षेत्र है, ये देखिए दिल्ली के बगल में ही हरियाणा है। इसका जो महाजनपद है उसका नाम है कुरु, ठीक है। कुरु का राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भी आप आज भी आपको मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। और कुरु का राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली के नाम से भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो राजस्थान का यहाँ पे क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसका महाजनपद था मत्स्य। इसका महाजनपद क्या था, मत्स्य। और मत्स्य का राजधानी कहाँ है, विराटनगर। मत्स्य का राजधानी कहाँ है, विराटनगर, ठीक है। और मात्र महाजनपद में एक दक्षिण का महाजनपद है जिसका नाम है अश्मक। देखिए यहाँ पे मिलेगा, जिसका राजधानी अश्मक। और वर्तमान में देखा जाए राज्यों की बात तो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये अश्मक हो जाएगा। और अश्मक का जो राजधानी है पोटली, नहीं तो पोतन कहा जाता है। अश्मक का राजधानी का है पोटन, नहीं तो पोतली। ये महाजनपद में मात्र एक ही महाजनपद है, वो है दक्षिण में, जिसका नाम है अश्मक। और ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने, और उसके बाद देखिए ये पाकिस्तान का क्षेत्र हुआ। अगर यहाँ से देखेंगे ऐसे ऐसे करके तो ये सारा का सारा आपको यहाँ तक गुजरात तक ये पाकिस्तान का हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें गंधार और तक्षशिला 2 महाजनपद है, ठीक है। गंधार और तक्षशिला 2 महाजनपद है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14 जो महाजनपद है, 14 महाजनपद आपके भारत में मिलेंगे और दूसरा महाजनपद आपको पाकिस्तान में हो जाएगा। तो ये मेरा जो अभी तक का जो क्लास रहा, ये महाजनपद ख़त्म हो गया। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हमारा मगध का उत्थान हो जाएगा और मगध पे किन किन वंशों ने राज किया उसके बारे में हम पूरा डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा मतलब शेयर करिए। और जो आपको प्रॉब्लम लगता है कम से कम उसको कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए ताकि हम आपको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद आपको।